चलिए तो अपने स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स। कल हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रोडक्शन देके रिकॉल भी करवा देता हूँ। टॉर्ट्स के बारे में बात ये हुई थी कि दिस इज फ्रेंच वर्ड। टॉर्ट इज अ फ्रेंच वर्ड और इसका इंग्लिश में सिंपल ट्रांसलेशन है दैट इज रॉन्ग। टॉर्ट वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ? एक लैटिन वर्ड है टॉर्टम, वहां से डिराइव हुआ। तो ये सब दे रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ एमसीक्यू पर्पस, बाकी तो कोई इशू नहीं है। मेजरली अगर हम बात करें तो एक टॉर्ट का मतलब रॉन्ग है। अच्छा, इसमें मैंने आपको बोला था कि भाई रॉन्ग दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। टॉर्ट कौन से वाले रॉन्ग को ज़्यादा टारगेट करता है? सिविल। क्रिमिनल वाले एक दो पॉइंट्स हैं चैप्टर में आएंगे। तो सिविल रॉन्ग का मतलब कि जहाँ पे कोई डिस्प्यूट है, झगड़ा है, लेकिन किसी ने कोई क्राइम या कोई ऑफेंस नहीं किया, ये बात हुई थी। तो सिविल रॉन्ग ज़्यादा कवर होते हैं, क्रिमिनल वाले ना के बराबर, ये बात हमने की। अब किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के टॉर्ट होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो उसमें हमने देखा एक तो रॉन्गफुल एक्ट, उस रॉन्गफुल एक्ट से किसी को हुआ नुकसान, लीगल डैमेज, और उसका लीगल सॉल्यूशन, ये सब चीज़ें नेसेसरी है। तो आपने जो भी एक्टिविटी की वो रॉन्गफुल एक्ट कब मानी जाएगी? जब आपने किसी के लीगल राइट्स को रोका। अब लीगल राइट्स को रोकने में क्या क्या आ सकता है? जैसे किसी की रेपुटेशन पे आपने अटैक किया, किसी की बॉडीली सेफ्टी पे आपने अटैक किया, किसी के फ्रीडम को आपने रोका, किसी की प्रॉपर्टी को आपने छीन लिया। अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो, दिस इज अ रॉन्गफुल एक्ट। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। लीगल डैमेज का मतलब क्या है? इसमें हमने दो रूल्स देखे थे, आपके ध्यान में हो तो। एक है डैमनम साइन इंजूरिया, दूसरा था इंजूरिया साइन डैमनम। डैमेज विदाउट इंजरी मतलब जहाँ पे नुकसान तो हुआ है लेकिन कोर्ट की नज़र में वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट नहीं है। मतलब यार सॉल्यूशन करना पड़ेगा कल यार। चलो, तो कोर्ट की नज़र में ये चीज़ जो है, दिस इज हाँ, तो कोर्ट के हिसाब से इसमें आपकी कोई मदद नहीं हो सकती। हमने एग्जांपल में देखा, जैसे कंपटीशन वाला केस हो गया कि मेरी शॉप के बाजू में आपने सेम दुकान खोली, सेम सामान बेच रहे हो, नुकसान तो डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन क्या इस नुकसान का कोई कोर्ट में सॉल्यूशन है? नहीं। तो दिस इज कॉल्ड डैमेज विदाउट इंजरी। डैमेज हो रहा है लेकिन कोर्ट इसको इंजरी नहीं मानता। नेक्स्ट हमने देखा इसके बाद इंजूरिया साइन डैमनम, वो ट्रेस पासिंग वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई मेरी प्रीमाइसिस है, आप उस प्रीमाइसिस में एंटर कर रहे हो इलीगली मेरी परमिशन के बिना। अब जैसे प्रीमाइसिस है, बाहर रिसेप्शन एरिया है, कोई अननोन पर्सन आया, आके मेरे कैबिन में रिसेप्शन में कहीं पे बैठ गया। तो मैंने पूछा भाई कौन हो, क्या काम है, कुछ इंक्वायरी है क्या है? नहीं, बोले ऐसे आके बैठे। मैं बोला भाई कुछ काम नहीं है तो आप मेरे प्रीमाइसिस में क्यों बैठे? बोले यार बैठा ही तो हूँ, कौन सा नुकसान कर रहा हूँ आपका? अरे भाई हो कौन, काम क्या है, ऐसे कैसे किसी की प्रीमाइसिस में आके बैठ जाओगे? मैं इस चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं, और बाहर जाओ। अब अगर वो बंदा अग्री ना करे तो क्या मैं उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर सकता हूँ, लीगल एक्शन ले सकता हूँ या नहीं? पुलिस आएगी तो पुलिस बोलेगी यार भैया बैठा है, बैठने दो यार, आपको कहाँ नुकसान पहुंचा रहा है। बोले ऐसे थोड़ी होता है, कल को आपके घर पे आके बैठ जाएगा, बैठने दोगे क्या? गलत बात होगी। दैट इज कॉल्ड ट्रेस पासिंग। तो वो था इंजूरिया साइन डैमनम, इंजरी विदाउट डैमेज, ये हमने देखा था। फिर लीगल रेमेडी वाले आंसर पे थे हम, सॉल्यूशंस। या तो जुडिशियल सॉल्यूशन होगा या एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल रेमेडीज में मैंने आपको तीन टाइप बताया, कॉम्पनसेशन, स्टे ऑर्डर, स्पेसिफिक रिस्टिट्यूशन। बोलो याद आ रहा है ये? कॉम्पनसेशन का मतलब जब मैंने पैसा दे दिया कि भैया आपका नुकसान हो गया, मेरे से पैसे ले लो। इंजंक्शन का मतलब मैं कोर्ट में गया, यार मेरी जमीन है, इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, इनको रोको, दैट इज कॉल्ड अ स्टे ऑर्डर। और स्पेसिफिक रिलीफ वाले में हमने देखा था कि भाई आपकी जो प्रीमाइसिस है, अगर किसी ने उस पर ऊपर कब्जा कर लिया तो उसको प्रीमाइसिस ही वापस देनी पड़ेगी, उसके बदले पैसे वापस दे दे वो नहीं चलेगा। ये सब चीज़ें हमने देखी। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आप देखो, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज का एक पूरा आंसर दिया हुआ है, उसको अपने डिस्कस करते हैं ताकि वो टॉपिक यहाँ से खत्म हो जाए।
क्या ज़्यादा अपने टाइम लिमिटेशन है तो आगे के टॉपिक्स वैसे भी डिटेल वाले हो नहीं पाएंगे, तो पहले इनको ख़त्म करते हैं। एक आंसर है, सेम आंसर है, लेकिन थोड़ा डेप्थ में प्रॉपरली दिया हुआ है। जुडिशियल रेमेडी वाला पार्ट तो रिपीट है, वो अपन ने देख लिया। एक्स्ट्रा जुडिशियल देखते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब है आउट ऑफ कोर्ट। इसके लिए हम कोर्ट में जाके कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, आउट ऑफ कोर्ट इस मैटर को सेटल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ डिफेंस। कहीं सुना है वर्ड आपने सेल्फ डिफेंस? किसे बोलते हैं? अपने आप को बचाने के लिए आपने जो भी एक्ट किया हो, दैट इज सेल्फ डिफेंस। दूसरा प्रिवेंशन ऑफ ट्रेस पासिंग, ये अभी अपन ने डिस्कस किया ट्रेस पासिंग। अब देखो ट्रेस पासिंग में क्या है ना, किस लेवल पे बात जाती है वो डिपेंड करता है। अगर ट्रेस पासिंग में ऐसा है कि मेरी प्रीमाइसिस में ऐसे ही कोई रैंडमली एंटर हो गया, मैंने उसको बोला भैया आप बाहर चले जाओ, आप यहाँ आके बैठोगे तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा, वो चला गया और नहीं आया, तो कोई पुलिस या कोर्ट या किसी की जरूरत पड़ी नहीं, तो वहां पे ये बात एक्स्ट्रा जुडिशियली खत्म हो गई। बट अगला बंदा अग्री नहीं कर रहा, मैंने उसको 4 बार बोला तो भी जा नहीं रहा है, मैं बोला पुलिस बुला लूंगा, मैं बुला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है, मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। तो वहां फिर बात जुडिशियल लेवल पे जा भी सकती है, दैट डिपेंड्स। तीसरा पॉइंट है री एंट्री ऑन लैंड। अब इसका मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। एक सिचुएशन अपने फ्रेम कर लें, जैसे ना एक बहुत बड़ी ज़मीन है, यहाँ पे छोटी सी बना रहा हूँ लेकिन आप मान लो बहुत बड़ी ज़मीन है। अब इसके ऊपर ना ऐसे कुछ प्लॉट्स बने हुए हैं, ठीक है, अलग अलग प्लॉट्स बने हुए हैं ज़मीन के ऊपर, और ये एक एक प्लॉट आप परचेज कर सकते हो और इसके ऊपर अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, बंगलो बना सकते हो, वैसे कुछ बात हो रही है। अब सिचुएशन ये है कि आपने ना ये वाला प्लॉट खरीदा हुआ है और ये बाजू वाला प्लॉट किसी और ने परचेज किया हुआ है। अब ऐसे एक्चुअली में पूरी खुली ज़मीन है, तो कोई दीवार नहीं बनी हुई है, खुली ज़मीन है, और सबको ऑन पेपर बता दिया है कि इतना मेजरमेंट आपका है और उसके बाजू में बाजू वाले का। अब इस बंदे ने क्या किया, जब इसने कंस्ट्रक्शन शुरू किया ना, तो मार्किंग में कर दी गलती, और इसने ना आपकी ज़मीन का थोड़ा हिस्सा अपनी कैलकुलेशन में ले लिया, ऐसे समझ आ रहा है। अब उसने बाउंड्री वाउंड्री बना दी, काम शुरू कर दिया। थोड़े टाइम बाद आप भी अपने बंगलों का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शुरू कर रहे थे, तो जब आपने मेजरमेंट किया तो आपको पता चला कि ये वाले पोर्शन में प्रॉब्लम है, ये मेरी जगह है और इसने ले ली। अब आपने बाजू वाले को बोला, बोले सर ये आपने क्या कैलकुलेशन किया, ये तो मेरी ज़मीन है। वो क्या बोल रहा है आपको, बोले भैया आप दीवार और सब बना दिए, खर्चा हो गया है, तोड़फोड़ करने में नुकसान जाएगा, आप थोड़ा उस तरफ से बना लो ना, क्या फ़र्क पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो ऐसा चलेगा क्या? आपको बोलो थोड़ा उस तरफ से आप जगह ले लो, एरिया उतना यूज़ कर लो, फिर ये कहाँ जाएगा, बाद में ये भी आके कंप्लेंट करेगा। इसको बोले भैया एक काम करो ना, थोड़ा उस तरफ से बना लो, समझ आ रहा है। इसको भी सेम चीज़ बोली, बोले भैया यहाँ तो जगह ही नहीं है, मेन रोड आ गया, अब कहाँ बनाने जाऊँगा। तो गलत कैलकुलेशन करके शुरू किया तो किसी ना किसी का तो नुकसान होगा ना। बात समझ आ रही है? तो मेजरमेंट जो है ना, उसमें गलती हुई है। अब आपने इसको समझाया कि आपको दीवार तोड़ के ठीक करवाना ही पड़ेगा और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा वो अग्री कर गया कि चलो यार कोई रास्ता नहीं है, अब यही करना पड़ेगा, तो वो मान गया, तो कोई कोर्ट कचहरी पुलिस जरूरत नहीं पड़ी, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज री एंट्री ऑन लैंड। उसने आपकी ज़मीन आपको वापस दे दी और आपको उसका कब्जा मिल गया, बात खत्म हो गई। दिस इज एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। नेक्स्ट पॉइंट है रिकैप्शन ऑफ गुड्स। रिकैप्शन ऑफ गुड्स तो बहुत सिंपल हो गया, जैसे अपने कहीं पब्लिक प्लेस में बैठे हैं, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे बहुत बार ऐसा होता है, एक जैसे बैग्स होते हैं, तो सामने वाले ने गलती से आपका बैग ले लिया, आपने देखा है तो मेरा बैग है, आपने उसको रोका, तो उसने बोला नहीं कन्फ्यूजन हो गया, देखो मेरा भी सेम बैग है, मुझे लगा मेरा बैग है तो मैंने ले लिया, और उसने आपको बैग वापस कर दिया, बात खत्म हो गई। अब ये कोई चोरी वाला मामला नहीं कि आप पुलिस केस करोगे, कोर्ट में जाओगे, झगड़ा करोगे, ये तो कन्फ्यूजन था, दूर हो गया। रिकैप्शन मतलब अपने गुड्स को अपनी कस्टडी में वापस ले लेना, ठीक है, ये एक सिचुएशन। नेक्स्ट, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, ठीक है। अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस का भी बहुत सिंपल सा एग्जांपल अपने यहाँ देखो, इंडिया में ना न्यूसेंस वाला पॉइंट कभी भी क्रिएट हो सकता है। इसके कुछ अपने इंस्टेंसेस ले लेते हैं जो आपने एक्सपीरियंस किए होंगे। एक तो होता है जब किसी के यहाँ कोई फंक्शन है, आजू बाजू आपके घर के आजू बाजू कोई पार्टी प्लॉट ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे डीजे वीजे म्यूजिक बजता है, रात को भी शादी का सीजन आता है, तो कितने बजे तक बजता है, ऐसे 10-11 बजे बंद कर देते हैं, लेट तक चलता है, लेट तक चलता है। अब आइडियली तो एसएमसी वाले बोलते हुए 11 बजे के बाद लाउड म्यूजिक अलाउड नहीं है, लेकिन बारात आती तो कौन सुनता है, घर तक सुनाई दे रहा होता है। अच्छा वो बड़े टॉप और बेस वाले स्पीकर होते हैं ना, इतना वाइब्रेशन आ रहा होता है, घर की खिड़कियाँ भी बज रही होती है, ठीक है, उनको समझ में नहीं आती कि इतना ज़रूरी नहीं है। फिर नवरात्रि के टाइम पे होता है, अब नवरात्रि में तो आपको पता ही है टाइमिंग होना चाहिए क्या और होता क्या है वो अपने को मालूम है, ठीक है। अब देखो उसमें भी 2 लोग हैं, किसी को नवरात्रि पसंद है, किसी को नहीं है। जिसको पसंद है उसकी तो रात खत्म ही नहीं हो रही,
बोले चलने दो, सुबह 5 बजे तक चलाओगे, सुबह भी डांस करेंगे चलेगा। लेकिन जिसको नहीं पसंद है ना, वो एक एक मिनट गिन रहा होता है, यार कब म्यूजिक बंद होगा, मैं सोने जाऊँ यार, बहुत डिस्टर्बेंस है, 12 बज गए, 12:30 बज गए, 1 बज गया। तो अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दैट इज काइंड ऑफ अ न्यूसेंस, अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए। अब बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा है कहीं पे, रात के 12 बज चुके हैं, 1 बज चुके हैं, तो आपने सोसाइटी वालों को जाके बोला भैया बंद कर दो, 1 बज गया, बहुत लेट हो गया, आपने बजा लिया, इतना म्यूजिक बहुत है। अब वो मान गए तो ठीक है कि हाँ चलो यार बात सही है, आपकी बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं माने तो क्या ऑप्शन है, फिर पुलिस को फ़ोन करना पड़ेगा। नवरात्रि के सीज़न में देखना, अपने यहाँ रेगुलर है, सोसाइटी में रात तक गरबा चलता है ना, तो पुलिस वाले आते हैं। कोई एक होता है जो सोसाइटी वाला पुलिस कंप्लेंट कर देता है, फिर जैसे ही पुलिस आती है ना, सब लोग भाग जाते हैं। एक मेन स्विच गिराया, लाइट म्यूजिक सब बंद हुआ, सारे गायब, अब कोई नहीं है। फिर पुलिस वाला वॉचमैन को बोल के जाता है, बोले वापस मत स्टार्ट करा ना, कंप्लेंट आई है, बहुत लेट हो गया। अब वो जाएगा, 10 मिनट के बाद सब लोग वापस आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे लाइट ऑन की, म्यूजिक ऑन किया, गरबा शुरू। अब कंप्लेंट करने वाला भी सोच रहा है, बोले कितनी बार पुलिस में फ़ोन करूँ, ये तो सुनते ही नहीं है, ठीक है, वो चीज़ हो जाती है। तो या तो बोल के बात खत्म हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज अपने को पुलिस वाले लेवल पे जाना पड़ सकता है। तो अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। नेक्स्ट, ये लास्ट पॉइंट है इसका, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट। मैं सिंपल कर देता हूँ, वर्ड थोड़ा हेवी है। डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट का क्या मतलब है, सिचुएशन समझना। अब इसमें ऐसा है कि आप एक फार्मर हो, आपका खेत है, बाजू में भी किसी और का खेत है, गाँव में तो ऐसे ही होता है। अब आपके खेत में ना फसल पूरी रेडी है, वो हार्वेस्टिंग का सीजन शुरू हो रहा है, कल से फसल की कटाई होने वाली है। और रात को एकदम चैन से देख के सो, यार पूरा खेत भरा हुआ है, मस्त सुबह की कटाई करेंगे, फसल बिकेगी, कुछ पैसा वैसा मिलेगा। तो उस सिचुएशन में आपने वो चीज़ देख ली। अच्छा, रात को क्या हुआ, आपके सोने जाने के बाद बाजू वाला जो खेत है, उसमें जो उसके सब जानवर थे ना, गाय भैंसे, वो बांधना भूल गया उनको, पता नहीं क्या हुआ, रात को सारी गाय भैंसे आपके खेत में आ गई। अब आपके क्रॉप्स का क्या होगा, उनके लिए तो अनलिमिटेड बुफे जो पूरी रात चलेगा। तो सारी गाय भैंसे जानवर जितने भी थे आपके खेत में आए, उनको क्या पता कौन सा खेत अपने मालिक का है, कौन सा बाजू वाला। उनको जो फसल अच्छी लगी वो खा गए, सारी फसल आधी अधूरी खा के कर दी बर्बाद। अब सुबह उठ के आपने देखा तो फसल बची ही नहीं है हार्वेस्टिंग करने के लिए, सब खा लिया इन्होंने। अच्छा, खा पी के वो सारे जानवर आपके खेत में सो गए, वहीं पड़े हुए हैं, वापस भी नहीं गए, इतना खा लिया ना, वहीं सो गए, ठीक है। अब आपका रिएक्शन क्या होगा सुबह ये सिचुएशन देख के, गुस्सा आ रहा होगा ऑब्वियसली। आपने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला, आपने सॉल्यूशन ये निकाला कि वो जो जानवर है ना, उन सारे जानवरों को आपने अपनी कस्टडी में लेके उसको बांध दिया, और वो ओनर को बुलाया जो किसान है बाजू वाला, बोले देख तेरे जानवरों ने क्या किया, फसल का नुकसान हो गया, अब एक काम कर, मुझे मेरे पैसे चाहिए, तभी ये जानवर दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। बात समझ आई। तो गांव में फैसले ऐसे ही होते हैं, पुलिस तक बात नहीं जाती, ठीक है। अब जानवरों की कोई वैल्यू है इतनी कि वो सामने वाला पैसे दे के जाएगा, वो बोलेगा रख ले भाई, और क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा होगा? ऐसा होता नहीं है। गाँव में जो गाय भैंसे होती है, जानवर होते हैं, उनकी बहुत वैल्यू होती है किसानों को, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे उनका काम चलता है। और एक एक गाय भैंस अगर आप खरीदने जाओगे ना, तो लाख रुपए से भी ऊपर पड़ती है एक। तो इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट। तो क्या सोचेगा भाई, इसके पैसे चुका देता हूँ, नहीं तो मेरे जानवर रख लेगा, तो मैं खेती कैसे करूँगा, ये वो पॉइंट हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट, कि भाई डैमेज हुआ है ना, नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई करो और अपना सामान लेके जाओ, बाकी हमें और कुछ सुनना नहीं है, ना ही कोई कोर्ट केस करना है। बात समझ आ गई। तो ये भी एक एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है, क्योंकि इसके लिए आपको कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। बोलो पॉइंट क्लियर। तो ये अपना आंसर जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी वाला, वो यहाँ पे कंप्लीट है। कुछ नहीं समझ आया, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। क्लियर यहाँ तक ही, ठीक है। ये आंसर अपना कंप्लीट। बाकी और कुछ कनेक्टेड बचा हो तो देख लेते हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। फिर नया टॉपिक है तो आज नहीं लूँगा, इतना रखते हैं, फिर नए टॉपिक्स अपने कल से कंटिन्यू करेंगे, आज टाइम ऊपर हो गया।